Om, how do you really start after such a long, elaborate introduction? Thank you, Dr. Senna. It was very kind of you. I really appreciate that. So, पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आपके सामने हूँ और सब विद्वान जनों को मेरा सादर नमस्कार और जितने भी छात्र हैं स्पेशली उनको मेरा ज़्यादा सादर नमस्कार, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले कुछ 30 से 35 मिनट आप अटेंशन बनाए रखें। हम थोड़ी सी तेज़ी के साथ कुछ डेटा के साथ जाएंगे और ऐसा हो सकता है कि बहुत कुछ आप मिस कर रहे हों, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अगर सभापति महोदय अलाउ करें तो क्वेश्चंस बीच में भी ले पाएंगे, नहीं तो बाद में भी ले पाएंगे। तो मैं जैसे मुझे आज अभी पता लगा कि आज ये 8वां दिवस है इस पूरे कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा समन्वय है पूरे अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेकर चलने का। और मैंने देखा कि मेरे से पहले वाले कुछ स्पीकर्स जो 4 या 5 दिन पहले थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि साइंटिफिक रिसर्च करते कैसे हैं और जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्लानिंग्स हैं, जर्नल के बारे में जो जो बातें हैं जो आपको बताई जा चुकी हैं, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाए। मैंने कुछ स्टूडेंट्स वहाँ बैठे उनके देखे थे और ये पाया कि बहुत कुछ ऐसा है जो बताया जा चुका है जो थियोटिकली अभी भी वैलिडेटेड है। तो फिर ये आया कि फिर हम क्या करें, मैं स्पेशली क्या बताऊं। तो मुझे लगा कि चूंकि मैं एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हूं और मेरे जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं, तो क्यों ना हम एक छोटी सी स्टोरी बताएं, एक कहानी बताएं, और कहानी के साथ साथ जो भी साइंटिफिक रिसर्च के माइलस्टोन्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करें और हर चीज़ का छोटा छोटा एग्जाम्पल दें। एक कहानी बताएं कि ये हमने ऐसे किया और हमें ऐसे करना चाहिए और ये इसका एग्जाम्पल है। तो साइंटिफिक हाइपोथेसिस जनरेशन से लेके रिजल्ट ऑफ फाइनल कंक्लूजन और थ्योरम तक के जनरेशन का पूरा जो एक पाथवे है, क्या हम उसको एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। तो ऐसा मैंने सोचा और सोचा कि एक कहानी बताई जाए। और हमेशा जैसा कि होता है कि हर एक कहानी में एक हीरो होता है, आज की कहानी में भी एक हीरो है और वो हीरो है कोरोनिल, जो आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में आपने सुना है। तो उस पूरी कहानी में कोरोनिल कैसे फिट होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और मैं आगे जब कुछ जो बताऊंगा उसमें 2 चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो प्लीज़ अपने हाथ रेस कीजिए, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि आप अगली कुछ स्लाइड्स में बहुत सारा साइंटिफिक डेटा देखेंगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब कुछ डेटा नहीं समझ पाएंगे, आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो एक साइंटिफिक क्वेरी है, जो रिसर्च की एक क्वेरी है, उसका जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है और वो फाइनली लिटिमेट तरीके से एक आंसर को जनरेट कर सकता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि आप फोकस रखेंगे क्वेश्चंस पे और उनके आंसर्स पे। अगर आप डेटा को भी फॉलो कर लेते हैं उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कुछ लगे बहुत हैवी डेटा स्लाइड्स हैं तो आप थोड़े अपने आप को अटैच करके रहिए, और कुछ होएगा तो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। सो आज का मेरा टाइटल है हाउ टू कंडक्ट अ साइंटिफिक रिसर्च, एंड तो द हीरो ऑफ द स्टोरी इज कोरोनिल। और ये सब रिसर्च पूरी एक पीआरआई की टीम ने की है। 8 या 9 महीने का काम है जो मैं आपको आज सब बताऊंगा। तो अकेले कुछ कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है, और ये सब टीम वर्क है। और चूंकि हम बहुत कुछ टीम के बारे में आगे बताएंगे, तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि उस पूरी टीम के सम्मान में एक बार ताली बजा लेते हैं। So what is research? So in definition, all of us know the systemic search of knowledge through study, observation, comparison and experimentation is called research. ये 4 मेजर पॉइंट्स हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं और कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं जो आपको अभी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक स्लाइड में हम इनके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक सवाल उठाएंगे, उसके बारे में कुछ डेटा इकट्ठा करेंगे और उन सब डेटा को इकट्ठा करके एक आंसर पैदा करेंगे। 3 मेजर स्टेप्स हैं। और रिसर्च के 2 टाइप हैं। एक तो है बेसिक रिसर्च, ऐसी जो हमारे नॉलेज को एनहांसमेंट करने का काम करती है। हम सीखते हैं, औरों को सिखाते हैं, और इस तरीके से विश्व आगे बढ़ता है, ज्ञान आगे बढ़ता है, विज्ञान आगे बढ़ता है। और दूसरा जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च है। दैट इज डन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक नई मशीन का निर्माण, एक नए यंत्र की खोज,
एक नई दवाई की खोज जो प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे बढ़ाती है, वो अप्लाइड रिसर्च है। इन दोनों के बीच की लिंकिंग ही विज्ञान है। कैसे हम एक बेसिक रिसर्च को आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाइड में कन्वर्ट करते हैं, वो एक अप्लाइड साइंस हो जाता है। नाउ स्टेप्स क्या क्या है हमारे साइंटिफिक रिसर्च के? पहला स्टेप, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। एक समस्या को ढूंढें और एक सवाल पूछें, आस्क ए क्वेश्चन। फिर उस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करें जो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और उस टेस्टिंग के बाद एक थ्योरी को फॉर्मुलेट करें। तो ऐसे 5 बड़े स्टेप्स हैं जो एक साइंटिफिक रिसर्च में आगे लेके चलते हैं। ये सब हम कक्षा 8 से पढ़ना शुरू कर देते हैं और जब तक पीएचडी पोस्टडॉक होता है रोज पढ़ते ही रहते हैं। बट यही है कि ये जो हमारी पढ़ाई है हम उसको अप्लाई कैसे करें, वो हम आगे वाली कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। कोरोनिल की स्टोरी। तो कोरोनिल की जो स्टोरी आज हम बात करने वाले हैं, आई थिंक सब लोग अब इसके बारे में शायद काफ़ी जानते ही हैं कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत कुछ ज़रूरत था। उस वक्त कोई दवाई नहीं थी, साइको सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आए हुए थे, एक इकोनॉमिकल बर्डन्स थे और सच पूछिए बाहर से लेके अंदर तक सब लोग परेशान थे कि क्या करें। उस टाइम पे पूज्य आचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने सब पे काम करना शुरू किया और जैसे हमको निर्देश मिलते गए वैसे हम इस पे किए और हमारा जो कॉम्बैट था, जो लड़ाई थी कोविड-19 की, वो फाइनली कोरोनिल के तौर पे बाहर आई। सो नाउ हम क्या करेंगे, अब क्या बताने वाले हैं कि जनरली पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च है वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं दवाइयों के ऊपर, जो बनी बनाई दवाइयाँ हैं, जैसे कि पुराने शास्त्रीय फॉर्मुलेशन है, जैसे कि चंद्रप्रभा बटी है, गिलोय सत है, गिलोय घनबटी है, जो पुरानी दवाइयाँ हैं जो शास्त्रों में बताई हुई हैं, पूज्य आचार्य ने भी जो नई फॉर्मुलेट की हुई हैं, उन पे जब हम काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ड्रग ड्रिवन अप्रोच। हम दवाइयों के आधार पे बीमारियों का ट्रीटमेंट का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है डिजीज ड्रिवन अप्रोच, जहां हमारे पास एक बीमारी है और हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वहाँ देखते हैं कि हमारी कौन सी दवा वहाँ फिट हो सकती है। सो इस केस में जो हम आपको शुरू में कहे थे कि 3 स्टेप बड़े हैं, आस्किंग ए क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन एंड आस्किंग ए थ्योरी। सो द पहला क्वेश्चन इसमें देखा गया, हाउ टू कंट्रोल कोविड-19 थ्रू आयुर्वेदा। ये एक बड़ा क्वेश्चन था और हम प्रयास किए, पूरी टीम ने मेहनत किया कि इस प्रेजेंटेशन के अंत तक आप देख पाएंगे कि इस सवाल का, इस प्रश्न का जवाब कैसे हम कर सकते हैं। तो रिसर्च हैज़ बीन डन बाय डूइंग ए डेटा कलेक्शन और दुनिया भर के मेथड यूज़ किए, इन सिलिको बायोलॉजी से लेके वेट लैब एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री, मॉक बायोलॉजी, प्री क्लिनिकल रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी एंड इन विवो बायोलॉजी। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। और फाइनली जो आंसर आया वो ये था कि हमने कोरोनिल को फॉर्मुलेट किया और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए। अब जब हम बात करते हैं रिसर्च पेपर की, और चूंकि अभी हम एक यूनिवर्सिटी के अपने प्रांगण में हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है जो सब स्कॉलर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को और जो पोटेंशियल प्रोफेसर्स हैं उनको ये सीखने का बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि साइंस के केस में ऐसा कहा जाता है कि देयर इज़ नो रिसर्च इट्स कंप्लीट अंटिल इट्स पब्लिश्ड। मतलब ऐसा कोई भी अनुसंधान आप जो कर रहे हैं वो जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, जब तक आप उसे एक अच्छे जर्नल में प्रकाशित नहीं कर देते, वरना जो आपका ज्ञान है वो सिर्फ आप तक रह जाता है या कुछ सेलेक्टिव लोगों तक रह जाता है। आप विज्ञान के बारे में जितना आगे बताते हैं, जितने और लोग उसको देख पाते हैं, तभी उस रिसर्च की सार्थकता है। तो जो हम काम करें उसको एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करें। और जैसे मैंने देखा कि शायद 4 या 5 दिन पहले एक ऐसा भी लेक्चर यहाँ हुआ था जहाँ बताया गया था कि कौन कौन से जर्नल्स अच्छे हैं, कौन सो को अच्छा पहचानना है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, हाई इंडेक्स क्या है, वो सब आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। उसको अप्लाई करें और उससे ये देखें कि जो हमारे काम हैं वो अच्छे जर्नल्स में, अच्छे रिसर्च पेपर के तौर पर पब्लिश हो रहे हैं। नाउ पहला क्वेश्चन इसमें जो हम पूछें कि विच आर द मेडिसिनल हर्ब दैट कुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट SARS-CoV-2 वायरस। SARS-CoV-2 वायरस ये वो वायरस है जिसकी वजह से कोविड-19 होता है। और द क्वेश्चन इज कि हम कौन कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं जो इस सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया जा सकता है वो इन सिलिको बायोलॉजी। तो इन सिलिको बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये सब काम कंप्यूटर में किए जाते हैं। आपके पास कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे प्रोटीन्स के जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं या बीमारियां कंट्रोल होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स में, उन
मॉलिक्यूल्स में आप अपने स्पेसिफिक कंपाउंड्स लेके आते हैं और आपस में उनको डॉक करते हैं, बेसिकली लड़ाते हैं आपस में, देखते हैं कि उनकी आपस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और वो ये तय करता है कि वो ये कंपाउंड्स हैं क्या वो उस डिजीज़ को मॉडिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब आपको ऐसा मिल जाता है तो फिर आप उन कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करके आगे के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप एलाइजा करते हैं, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जहाँ वास्तव में दोनों इंटरैक्टिव प्रोटीन्स के दो जो बीमारियों के फैलाने के कारण होते हैं उनके बीच के इंट्रैक्शन को मेजर करते हैं, और इवेंचुअली जाके फिर बाद में इन वीवो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दो चीज़ हम थोड़ा फोकस करेंगे। एक तो कुछ काम जो हम सेल्स के अंदर करते हैं या मॉलिक्यूल के साथ करते हैं उनको हम इन विट्रो बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल से या एक ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर हो रहे होते हैं, उनको इन विट्रो कहते हैं। और जो काम एक पूरे इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, चूहों के अंदर, ज़ीब्रा फिश के अंदर, इवन आदमियों के अंदर, इंसानों के अंदर किए गए एक्सपेरिमेंट को हम इन वीवो बायोलॉजी कहते हैं। तो इन वीवो बायोलॉजी वास्तव में एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं क्या वो वास्तव में एक बीमारी को मॉडिफाई कर पाएगा या नहीं। तो वो इन वीवो बायोलॉजी भी इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यूज़ की गई। नाउ ये जो आप देख रहे हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको, जो मैं आपको शुरू में कहा था कि काफ़ी कुछ डेटा दिखेगा, उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आप जो ऊपर देख पा रहे हैं ये SARS-CoV-2 वायरस के प्रोटीन है, और जो हमारे सेल्स के अंदर एक रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं ACE2, जिसको दिस इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये एक तरीके से गेट कीपर प्रोटीन होता है जो हमारे होस्ट सेल्स हैं, हमारे लंग्स की जो अच्छी वाली सेल्स हैं, इनके सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और SARS-CoV-2 की जो स्पाइक प्रोटीन है ये वहाँ एंगेज होता है, और उस एंगेजमेंट के बाद से ही वो सेल्स के अंदर एंट्री करता है। तो ये आप ये समझिए कि एक तरीके से जो हमारे कक्ष के दरवाजे हैं, ये कक्ष के दरवाजे हैं H2 प्रोटीन, और जो कोई भी आगंतुक उधर से आएगा वो है आपका स्पाइक प्रोटीन। तो इस कक्ष में एंटर करने के लिए इन्हीं दरवाजों के थ्रू एंटर किया जा सकता है। तो अगर हमें किसी भी आगंतुक की जिसकी ज़रूरत ना हो अंदर आने से रोकना है तो हमें सिर्फ इन दरवाजों को बंद करना होगा। इसी हाइपोथेसिस के साथ हमने देखा कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड हैं जो इन दरवाजों को बंद कर सकते हैं, और वो दरवाजे बंद करने का तरीका क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि अश्वगंधा जो एक वेरी वेल नोन प्लांट है, उसके अंदर एक कंपाउंड है विदिनोन, वो इस इंट्रैक्शन को बंद करता है। टीनोकोर्टिसाइड गिलोय के अंदर पाया जाता है, वो इंट्रैक्शन को बंद करता है। और तुलसी के अंदर एक कंपाउंड स्कल्ट्रीन, वो एक्चुअली अंदर के वायरल रिप्लिकेशन को भी कंट्रोल करता है। तो ऐसा दिखा कि इन तीनों कंपाउंड्स की वजह से कुछ ना कुछ हम वायरस पे काम कर पाएंगे। ये रिसर्च हमने शुरू की थी जनवरी 2020 में, जब भारत में कोविड का पहला केस भी नहीं आया था। तो ये जो फोर साइटेडनेस है, जो डायरेक्शंस हैं, वो श्रद्धेय स्वामी जी पूछ आचार्य से हमें समय से पहले मिल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तब लग रहा था कि चाइना में ये बीमारी जोर से फैल रही है, इंडिया में कब तक आएगी, कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि शायद कभी आएगी नहीं, और आएगी तो शायद उतनी दुखी नहीं करेगी। पर आचार्य का कहना था कि हमें इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। तो जनवरी आई थिंक 6 जनवरी 2020 पे हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे, और जब पहला केस इंडिया में आया था 16 जनवरी 2020 को, हमारे पास ये 3 डेटा थे जो हमें बता रहे थे कि ये यहाँ काम कर सकता है। तो जैसे ज़रूरत थी, जब देश को ज़रूरत थी, समाज को ज़रूरत थी, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा था कि हम फॉर्मुलेट करके आगे बता सकते हैं। पर चूंकि सब लोग एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ, सिर्फ इसके आधार पे ही तय कर पाना कि वास्तव में ये बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। हमारी खुद की टीम जो है वो आपस में बहुत लड़ती झगड़ती है, और उसके कारण भी है, क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक एक्सपेरिमेंट का, हर एक फाइंडिंग का जब तक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ना हो तब तक उसको आगे लेके जाना मुश्किल होता है। तो फिर इसके आगे फिर एक्सपेरिमेंट भी किए गए, और वो आपको अगले स्लाइड पर दिखेंगे। वो ये रहे। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे जो सीधे हाथ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वहाँ आप देखें। वो एक्चुअली एक बायोकेमिस्ट्री का डेटा है। उसमें हमने क्या देखा है, हमने देखा कि अगर हम रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो SARS-CoV-2 का प्रोटीन है उसको प्यूरीफाई करें, हमने उसको प्यूरीफाई किया और कमर्शियली भी सोर्स किया, और उसको अपने H2 रिसेप्टर जो खुद के अच्छे सेल्स के दरवाजे हैं उनको इंट्रैक्ट कराएं। ये रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वाले नहीं हैं। और उसमें जब हम विदिनोन जो अश्वगंधा का कंपाउंड है उसको लेके आए अलग अलग कंसंट्रेशन पे, तो आप नीचे ग्राफ में देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन उसका बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनका आपस में इंटरेक्शन टूट रहा था। तो ये क्लियरली बताया कि जो हमें कंप्यूटेशनल मॉडलिंग में देखा था वैसा ही बायोकेमिकली हम उसको प्रूव कर पाए कि एटलीस्ट इन ए प्योर
concentration of two interactants, we can diminish this interaction. उसके बाद टीम बहुत एक्साइटेड हो गई हमारी, हमने अश्वगंधा की पत्तियां ली और उसमें से इस कंपाउंड को प्यूरिफाई किया, जिसकी हम बात कर रहे हैं विदिनोन की, और एक ऐसा एक्सट्रैक्ट बनाया जिसके अंदर विदिनोन सबसे ज़्यादा मात्रा में था। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये HPLC प्रोफाइल है, ये दिखा रही है कि उसके अंदर कितने कंपाउंड थे। जो बीच में बड़ी सी आपको कुतुब मीनार बनी दिखाई दे रही है वही ये कंपाउंड है, और जो प्यूरिफाइड कंपाउंड के साथ हमने कंपेयर करके बताया कि ये प्यूरिफाइड था और ये अच्छे कंसंट्रेशन में इस एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट था। इसको लेके फिर टीम ने आगे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और पाया कि विदिनोन से एनरिच एक्सट्रैक्ट हम अश्वगंधा की पत्तियों से बना सकते हैं। तो यहाँ भी एक थोड़ा सा अलग काम था जो टीम ने किया, क्योंकि आयुर्वेदा के जो क्लासिकल थॉट प्रोसेस हैं वो ये बताते हैं कि अश्वगंधा की जो जड़ें हैं, जो उनके रूट्स हैं, वो मेडिसिनल वैल्यू के हैं। जब हमने बताया कि हम अश्वगंधा के पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने इस पर भी कहा कि जनरली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पत्तियों को यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आयुष मिनिस्ट्री भी इस बात पर तैयार नहीं हो रही थी कि आप पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने पाया कि जो काम का कंपाउंड है वो पत्तियों में प्रेजेंट है, वो रूट्स में है ही नहीं। भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया हुआ है कि पत्तियों में प्रेजेंट है। तो हमने फिर पत्तियों को, एक्चुअली पत्तियों की जगह पूरे पौधे को, होल प्लांट को लेके उसको प्रोसेस किया और एक ऐसा एक्सट्रैक्ट बनाया जिसमें ये वाला काम का कंपाउंड प्रेजेंट था, और इसको लेके हमने आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और दिखाया कि वास्तव में इस एक्सट्रैक्ट से हम कोविड वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो अब अभी आप आगे देखेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने किए ज़ीब्रा फिश के अंदर, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये बताता है कि जो शुरू में हम बात किए थे रिसर्च की, कि रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने के मायने क्या हैं। एक मायने ये है कि हम एक क्वेश्चन पूछें, दूसरा ये है कि हम उसके आंसर ढूंढें, और तीसरा वो बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी जो हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं हमारे पास रिसोर्स नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हम आगे क्या करें। और सच पूछिए, एक वैज्ञानिक टीम की पहचान वही है कि जब हमारे पास रिसोर्स ना हो, आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तब आपस में ही सोच के कुछ ऐसी लौ जगाएं कि कुछ रोशनी दिखाई देनी शुरू हो। ऐसा इस केस में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, ये आदमियों के अलावा किसी और जानवर को इन्फेक्ट नहीं करता है। जैसे कि जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं वो चूहे और चुहिया होते हैं, रैट, माइस, गिनी पिग्स एंड रैबिट, इन पर जनरली दुनिया काम करते हैं, पर भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी हुई है कि आप उन्हें कोविड वायरस डालेंगे उनको कुछ नहीं होता, दे आर इम्यून टू इट। कुछ मतलब छींक तक नहीं आती, छींक तो खैर वैसे भी नहीं आती उनको, मतलब उन्हें बुखार भी नहीं आता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये था कि जब आपके पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं है, फिर आप इन वीवो स्टडी कैसे करेंगे? आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके पास जो ड्रग है, जो प्यूरिफाइड कंपाउंड है, वो कोविड वायरस के अगेंस्ट काम कर सकते हैं? और ये एक चैलेंज था और उस वक्त कर पाना बहुत मुश्किल था। ये हम बात कर रहे हैं लगभग अप्रैल 2020 की, तब कोविड वायरस को लेना भी बहुत मुश्किल था, कहीं रिसर्च के लिए उपलब्ध नहीं था। तो फिर तब सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ह्यूमनाइज्ड एनिमल बनाएं, मतलब आदमियों के लंग्स की सेल्स, क्योंकि लंग्स कोविड वायरस के प्राइमरी टारगेट ऑर्गन हैं, जो सबसे ज़्यादा पहले तरीके से ख़राब होते हैं, और 90% डेथ का कारण कोविड की वजह से लंग्स की प्रॉब्लम रही है। तो लंग्स टारगेट ऑर्गन था कोविड वायरस का। तो क्यों ना हम आदमियों की लंग्स की सेल्स को किसी एनिमल्स के अंदर डालें और उनके अंदर उन सेल्स को ग्रो होने दें और फिर कोविड वायरस को डालें। इनको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ह्यूमनाइज्ड एनिमल मॉडल। और ह्यूमनाइज्ड एनिमल मॉडल रैट और माइस में बनाने में 8 महीने लगते हैं, क्योंकि हर एक एनिमल उन सेल को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर क्या करें? फिर वही अंधेरे वाली बात आ जाती है। तो उस वक्त टीम ने सोचा और प्लान किया कि क्यों ना हम ज़ीब्रा फिश पे काम करें। पहले भी हम ज़ीब्रा फिश पे काम करते थे। ज़ीब्रा फिश एक इतनी बड़ी फिश होती है, इतनी छोटी, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं ज़ीब्रा की तरह, इसलिए वो देखने में ज़ीब्रा फिश। कुछ फोटो वहाँ दिख रहे हैं आपको, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो और ये बड़ा अच्छे से स्विम करती है और इजीली अवेलेबल है और एक्सेप्टेबल मॉडल है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। दुनिया भर के बहुत सारे रिसर्च फिश में होते हैं और हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ था पहले। अब एक प्रॉब्लम ये है कि फिश चूँकि पानी में रहने वाली एनिमल है, वो लोग ब्रेथ नहीं करते, मतलब वो सांस नहीं लेते, उन पर भगवान ने लंग्स बनाए ही नहीं है। तो फिर अब जब उनमें लंग्स नहीं है तो फिर लंग्स की सेल्स कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे और कहाँ रिसर्च करेंगे? तो फिर अगर दोबारा उनके अंदर जाकर देखा तो पाया कि इनके अंदर एक छोटा सा बैग होता है जिसको बोलते हैं स्विम ब्लैडर, और उसका काम क्या होता है? मछली उसका इस्तेमाल करती है ऊपर नीचे जाने के लिए, बायोन्सी के लिए यूज़ करते हैं। अगर हवा ज़्यादा हो उसके अंदर तो मछली हल्की हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और हवा निकाल देगी, भारी होगी, नीचे आ जाएगी। तो उसके स्विमिंग की तरह काम करते हैं, जैसा कि पनडुब्बी में होता है। अब वो जो स्विम ब्लैडर है वो एयर सैक है, मतलब कि एक ऐसा
थैला है जिसमें हवा भरी हुई है, और हमारे लंग्स भी ऐसे थैले होते हैं जिनके अंदर हवा भरी हुई है, जहाँ गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। वी थॉट ठीक है ये ट्राई करते हैं, तो ह्यूमन लंग सेल्स लेके उन एयर सैक्स के अंदर हमने इंजेक्ट किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु इन सेल्स को एक्सेप्ट करा देना, क्योंकि वो चांसेस किसी को थी नहीं कि होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्स वहाँ चिपकेंगे, मरेंगे, जिंदा रहेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि फिश की अपनी इम्यूनिटी है। उसके लिए ये जो सेल्स हैं ये एक फॉरेन बॉडी है और वो उनको निकाल बाहर करेंगे। पर लकीली ऐसा नहीं हुआ। 8 दिन के अंदर अंदर ह्यूमन लंग सेल्स उस एयर सैक के अंदर होम इन कर गए, मतलब वो वहाँ चिपक गए और वहाँ ग्रो होने शुरू हो गए। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमने एक जीनो ट्रांसप्लांटेड ह्यूमनाइज फिश बना ली। ऐसी हमने 800 फिश बनाई ताकि सबके अंदर ऐसे ऐसे सेल्स जमा हो जाएं, और जब ये सेल्स जमा हो गए तब हमने उन सेक्स के अंदर जहाँ पे ये सेल्स चिपके हुए थे कोविड वायरस का स्पाइक प्रोटीन इंजेक्ट किया और देखा ये जो कोविड वायरस का स्पाइक प्रोटीन है क्या इन ह्यूमनाइज फिश में ऐसे मार्कर पैदा कर सकता है जो हम आदमियों के, इंसानों में कोविड वायरस के दौरान देखते हैं, जैसे कि बुखार, जैसे कि हैमरेज, जैसे कि बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी, जैसे कि डेथ, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम। इन सबको नापा और देखा हम कौन कौन से पैरामीटर नाप सकते हैं। सबसे पहले बुखार कोविड में सबसे पहले आता है। जो भी लोग कोविड पॉजिटिव रहे होंगे, रहा होगा कि बहुत तेज बुखार बहुत दिन तक, तो फिर ठीक है भाई, फिर बुखार नापते हैं। तो एक और चैलेंज यहाँ पे जो रिसर्च के लिए यही है कि रास्ता कैसे ढूंढें। तो मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, मतलब कि हमारी तरह वार्म ब्लडेड नहीं है। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, हम चाहे कितनी गर्मी में हो चाहे कितनी ठंडी में हो, हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। फिश आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि वो जिस टेम्परेचर में होंगी उनका टेम्परेचर वही हो जाएगा। तो अगर वो 2 डिग्री के टेम्परेचर में तो शरीर का टेम्परेचर 2, अगर वो 30 में तो 30। ऐसों का बुखार कैसे नापेंगे और थर्मामीटर कहाँ लगाएंगे, राइट? दैट बिकम्स ए कंसर्न। तो उसके लिए भी एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल फीवर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो आप सेंटर में बॉक्स बने दिख रहे हैं, जो आइस बॉक्स की तरह आपको लग रहे हैं, वो बेसिकली चेंबर्स हैं जो आपको एक तरीके से फोटो के तौर पर दिखाने का प्रयास किए हैं। 3 चेंबर हैं जिनमें अलग अलग टेम्परेचर का पानी भरा हुआ है, और उन तीनों चेंबर के बीच में एक छोटी सी दीवार, एक छेद है जहाँ से फिश स्विम कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, आप बेसिकली एक कैमरा लगाते हैं इसके ऊपर और देखते हैं कि 3 मिनट के विंडो में फिश सबसे ज़्यादा टाइम किस चेंबर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर फिश को बुखार है तो वो उस टेम्परेचर पर जाके बैठेंगे जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, जो उनके शरीर के टेम्परेचर के बराबर है, और अगर उनको बुखार नहीं है तो वो कम टेम्परेचर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर हमने क्या देखा कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर हमने स्पाइक प्रोटीन दिया था कोविड वायरस का, वो सब के सब शिफ्ट हो गए हायर टेम्परेचर में, मतलब उनके अंदर बुखार जैसी फीलिंग आनी शुरू हो चुकी थी। और जब इनको हमने दी अपनी दवाइयाँ, काफ़ी सारी दवाइयाँ दी, जितनी दवाइयाँ पॉसिबल थी मैं सब ट्राई किए थे। अभी इस स्लाइड में आप देख रहे हैं अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो जो अश्वगंधा का एनरिच एक्सट्रैक्ट जो पत्तियों से निकाला था, जिसके अंदर विदनॉन प्रेजेंट था, जब वो दिया तो वो मछलियाँ वापस माइग्रेट हो गई जहाँ पे टेम्परेचर नहीं था। और ये फाइंडिंग हमने पाई डोज डिपेंडेंट तरीके से, मतलब कि जब हमने कम एक्सट्रैक्ट दिया तो कम मछलियाँ शिफ्ट हुई या कम देर को आई, और जब ज़्यादा दिया जो ह्यूमन डोज के बराबर था तो लगभग सभी की सभी मछलियाँ शिफ्ट हो गई थी। तो दैट शोज़ कि बिहेवियरल तरीके से मछलियों का बुखार नापा जा सकता है और उन बुखार को आप दवाइयों के तरीके से कम कर सकते हैं। तो हमारा पहला फाइंडिंग था जो बताया कि हाँ, हमारे पास एक तरीका है कि हम कोविड के जो बुखार को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं अश्वगंधा से। और ये सच पूछिए, ये विश्व का एक पहला डेटा था। हाँ बहन जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो बॉक्सेज आपने दिखाए हैं, तो आपने बताया कि एक में ठंडा पानी, एक में गर्म, और बीच में जाने का स्थान है। तो वो जो स्थान है उसमें तो सारा पानी मिक्सअप एक जैसा हो जाएगा, तो गर्म ठंडा अलग कैसे रहेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक्चुअली ये दीदी जी के लिए अच्छी ताली बजानी चाहिए क्योंकि मैं बताना भूल गया था। जो आप देख रहे हैं, जो 3 बॉक्सेज हैं जिनमें 3 टेम्परेचर हैं, उनके साइड में एक एक बॉक्स और भी है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो कूलर है जिसका काम पानी को ठंडा करना है, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो हीटर है। उसमें हम ज़्यादा गर्म पानी रख रहे हैं, इसमें हम ठंडा पानी रख रहे हैं, और पानी का फ्लो ऐसा है। तो ऐसा करके हम मेंटेन कर लेते हैं 3 टेम्परेचर। जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद मछलियाँ छोड़ते हैं। और ये जो कूलर और हॉटर वाले जो कंपार्टमेंट हैं,
इनके अंदर भी छेद हैं छोटे छोटे, वो लेकिन वो उतने ही छोटे हैं कि पानी जा सके, मछली नहीं। अगर वो मछलियाँ ज़्यादा हॉट और ज़्यादा कोल्ड में जाएंगे तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ पानी की आवाजाही के लिए आपने क्या बताया था आज? वातायन, राइट? तो जलायन, राइट? तो तो कुछ वो जलायन बना दिए थे, छोटे छोटी ऐसी खिड़कियां जिनसे जल जा सके, राइट? और वो फिर ऐसे चले गए और हमने देखा कि मछलियां फिर इधर उधर नहीं जा रही थी। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम वैलिडेट करते हैं, जैसे आप बता रहे थे सुबह कि वो तराजू में पासिंग करते हैं, राइट? उसको वैलिडेशंस कहते हैं। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन भी बहुत जरूरी होती है। तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसके 4-5 कंट्रोल वैलिडेशंस होते हैं। जैसे आप अलग अलग टाइम की अलग अलग मछलियों को लाकर डालेंगे और देखेंगे वास्तव में वो उसी टेम्परेचर पर रह रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही डिजीज एनिमल और ट्रीटेड एनिमल्स को हम ट्राई करते हैं। सर प्लीज। हाँ, ये फिश का ऐसा बिहेवियर है, ये इसका ऐसा बिहेवियर है कि अगर उसके शरीर का तापमान ज़्यादा है तो वो उस तापमान को ढूंढेगी जो उसके शरीर के तापमान के बराबर हो या उसके समकक्ष हो। फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल की ऐसी है। ऐसा आप मेढकों में भी देखते हो। जब बहुत ठंड हो जाती है तो आपको मेढक तालाब में नहीं मिलते। कहाँ मिलते हैं? कीचड़ में गहरे घुसे हुए, हाइबरनेशन करते हुए, क्योंकि बहुत बहुत ठंड में उनको कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए बहुत गर्मियों में, बहुत ठंड में वो ज़मीन के अंदर रहते हैं घुसे हुए, बरसात ऋतु में बाहर आते हैं क्योंकि वो ही उनके लिए टाइम कंड्यूसिव है। तो जितने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें ऐसा बिहेवियर रिपोर्टेड है और वेरी वेल नोन है, वरना सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? बट थैंक यू। तो ये अगला पॉइंट कि जो भी हम काम करें अच्छा रिसर्च करें और तुरंत उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कर दें। तो आप जो देख रहे हैं ये विदिनॉन का जो हमने विदानिया सोमनिफेरा, इसको अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है, जिससे आइसोलेट करके हमने बताया कि ये SARS-CoV-2 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और ACE2 रिसेप्टर जो हमारे खुद के रिसेप्टर हैं उनके इंटरेक्शन को ये विदिनॉन तोड़ता है और ह्यूमनाइज ज़ीब्रा फिश के अंदर जो भी स्पाइक प्रोटीन के थ्रू पैथोजेनेसिस हैं उनको ये वापस लेके आता है। इस रिसर्च को हमने ड्रग डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड थेरेपी में तभी के तभी पब्लिश किया। ये एक अच्छा जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर्स का लगभग 4 है और ये तुरंत के तुरंत लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उस वक्त ये बहुत ही हॉट सब्जेक्ट था। उस वक्त कोविड के ऊपर रिसर्चेस बहुत रेयर थी क्योंकि लोग काम कर रहे थे। पर ये हमारा सौभाग्य है, स्वामी जी और आचार्य जी का आशीर्वाद है कि हमें उस वक्त जो भी रिसोर्स की ज़रूरत थी हमें सब मिली, क्योंकि ये सब रिएजेंट बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ये जो काम है फिश वाला वो हमने यहाँ हरिद्वार में नहीं किया था, ये काम चेन्नई में किया था, क्योंकि जो हमारी फैसिलिटी है हम जिनके साथ काम करते हैं फिश की वो चेन्नई में थी। उनको ट्रैक कर पाना, उस दौरान ट्रैवल करना भी रिस्की था। मैं एक बार गया था, देख के आए थे हम कैसे कर रहे हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं। सेल्स हमने यहाँ से भेजे थे, कंपाउंड्स अपने यहाँ से भेजे थे, तो बहुत कुछ हुआ था। बट विद इन 3 मंथ्स हमारी पहली रिसर्च पब्लिश थी और ये सच पूछिए कोविड के ऊपर आयुर्वेदिक ड्रग का पहला पेपर था दुनिया में कहीं से, जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पब्लिश किया था। उसके बाद ऐसा ही हमने गिलोय में किया। आचार्य श्री को जो हमने बताया कि अश्वगंधा से अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और आचार्य श्री की एक थोड़ी अंतर्दृष्टि बहुत दूर तक जाती है और वो बहुत इंट्यूटिवली बोलते हैं कि उनको लगता है ऐसा कि गिलोय में भी ऐसा होगा। और हमारे पहले 4 हिट गिलोय के ब्लैंक थे, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। एंड उन्होंने कहा नहीं भाई, आप थोड़ा सा और पुश करो और कंपाउंड देखो, ऐसे कंपाउंड देखो जो कम मात्रा में पाए जाते हैं। गिलोय में जो मेन कंपाउंड है जो आप देख रहे हैं पीक पे, कार्डियोफोलियोसाइड, मैग्नीफ्लोरेन, बीटा एडाइसोन, पामिटिन, ये बड़े कंपाउंड हैं जो खूब सारे मिल जाते हैं। इनकी हिट बहुत कम आ रही थी, हम देख नहीं पा रहे थे कोविड में काम करेंगे नहीं करेंगे। देन उन्होंने कहा कि छोटे कंसंट्रेशन कंपाउंड लो, देन वी गो टू टीनोकॉर्टिसाइड जो बहुत कम होता है प्रेजेंट, पर उसकी एफिकेसी आई और हमने पाया कि वास्तव में वो छोटा सा कंपाउंड जो गिलोय के अंदर है वो कोविड वायरस की एंट्रेंस को कंट्रोल कर सकता है। वो वाला काम फिर हमने गिलोय घनबटी पे किया, पहले एक्चुअली गिलोय एक्सट्रैक्ट पे किया, पर चूंकि हमारा प्रोडक्ट है गिलोय घनबटी तो उधर शिफ्ट हुआ, बताए कि घनबटी अपने आप में भी ये काम कर सकती है। और फिर घनबटी पे एक्सपेरिमेंट किए और दिखाया कि ऐसे ही फाइंडिंग जो आपने देखे फिश में उसी को यहाँ रिपीट करें और पाया कि टीनोस्पोरा कार्डियोफोलिया उसके एक्सट्रैक्ट से हम फिश के अंदर कोविड के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो साइटोकाइंस हैं, जो किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वो भी सब फाइंडिंग थी और वो सब भी हम पब्लिश किए और वो फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी पब्लिश किए। तो 6 इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है जिसमें बताया कि गिलोय घनबटी ये काम कर सकता है।
नाउ हमारे पास ऐसे आइडिया आ गए, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी ऐसे काम करते हैं, अलग अलग ड्रग्स के तौर पे वो काम करते हैं। पर अगर हमें किसी को देना हो, पेशेंट को देना हो, तो 3 या 4 गोली एक बार नहीं खा पाएंगे। उनके कंप्लाइंस के लिए क्यों ना हम इसको एक साथ फॉर्मुलेट करें, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इन साइंस एन आइडिया जनरेशन। वी जनरेट एन आइडिया, एक प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो हमारे शुरू के ऑब्जर्वेशन थे, क्या उनको हम यूज करके एक नई दवा बना सकते हैं। एंड दैट्स हाउ कोरोनिल वाज फॉर्मुलेटेड। That is like coronil, a blend of ashwagandha, giloy and tulsi. अब पूरी रिसर्च कोरोनिल पे शुरू कि अगर कोरोनिल हम बना चुके हैं तो क्या हम इसको क्लिनिकली बता सकते हैं। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि भाई बायोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है, मे बी एनिमल मॉडल में क्या हो रहा है, आगे क्या कोरोनिल बना लिए तो क्या कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं क्लिनिकल यूज़ की, तो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो सेफ्टी, क्या ये दवा सेफ है, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन को दवा देने शुरू करेंगे, लोग ये पूछेंगे कि अगर आपने इसको ज़्यादा डोज पे दे दिया या ज़्यादा ड्यूरेशन को दे दिया, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएंगे, और वो हमें उसका जवाब हर बार देना होता है। तो वो सबसे पहले हमने किया और पाया कि कोरोनिल का हमने 28 दिन तक चूहों के अंदर टेस्ट किया। ऐसे चूहे जिनको कोई बीमारी नहीं थी, ये नॉर्मल चूहे हैं, अच्छे हंसते खेलते, और ये हमने 28 दिन तक आदमियों की डोज के 28 गुना तक 1000 मिलीग्राम पर केजी 28 दिन तक रोज 3 अलग अलग डोजेज में इन चूहों को दिया। और इसको हमने एक जीएलपी टॉक्स बोलते हैं। जीएलपी मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, मतलब कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो उसी तरीके से सर्टिफाइड हैं जिन्हें एफडीए या ईएमए, यूरोप की जो एजेंसी है, वो एक्सेप्ट करती है। एफडीए ने यूएस में एक नॉर्म्स बना रखे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो कम से कम इतना इतना आपको करना जरूरी है। जैसे कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल रूम में जा रहे हो और आपने वहाँ की लाइट ऑन की है, उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। वो क्वालिटी मैनेजमेंट का एक तरीका है, और जीएलपी में वो सब फॉलो करने होते हैं। तो जीएलपी टॉक्स सबसे टॉप एंड का डेटा होता है। जो भी डेटा जीएलपी टॉक्स से आता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे आगे तक होती है। तो हमने कोरोनिल और स्वसारी का भी 28 दिन तक रैबिट्स और रैट दोनों में एक्सपेरिमेंट किया और पाया, क्या पाया, ये पाया। ये देखते अगली स्लाइड में। तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्लाइड अगेन है, बहुत सारे डेटा हैं, पर आप जो बीच में लेफ्ट हैंड साइड के दो ग्राफ हैं, ये बता रहे हैं कि जो एनिमल्स का वेट गेन है, क्योंकि 28 दिन तक ये चूहे खाना खा रहे हैं, इनका वजन बढ़ता जाता है। अगर कोई भी टॉक्सिटी होगी, सबसे पहले इनका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि वेट गेन में कोई चीज़ नहीं था, चाहे उन्होंने 1000 मिलीग्राम पर केजी का कोरोनिल खाया हो या कुछ भी नहीं खाया हो, जिन्हें आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई चीज़ नहीं था। इनका फूड कंजम्पशन, जो राइट हैंड साइड के दो ग्राफ हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि कितना खाना रोज खा रहे हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। उसमें उनकी फीडिंग हैबिट में कोई चेंज नहीं आया, पानी पीने की हैबिट में कोई चेंज नहीं आया, और वजन जो बढ़ रहा था वो नॉर्मल बढ़ता रहा। उसके बाद हमने फिर बहुत सारे हेमेटोलॉजिकल मेजरमेंट किए, ब्लड के जितने पैरामीटर हैं वो सब नापे, लिपिड प्रोफाइल से लेके किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, थायराइड्स, जितने पॉसिबल हैं सब, जो हम इंसानों में नापते हैं। उसके बाद ब्लड बायोकेमिस्ट्री किए, दुनिया भर के सेल्स जो खून के अंदर है उनके बारे में, और यूरिन के क्वालिटेटिव पैरामीटर्स किए कि वहाँ कुछ चेंज तो नहीं आ रहे हैं। और वो पाए कि हमें किसी भी पैरामीटर में कोई भी चेंज नहीं पाया गया, और नो इफेक्ट डोज वॉज एडजस्टेड एज 1000 मिलीग्राम पर केजी पर डे, मतलब 1000 मिलीग्राम पर केजी अगर आप चूहे को दे रहे हैं रोज, उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद बहन जी ये देखिए, ये अच्छा डेटा है। खाली हम ही नहीं रुके, जैसे स्वामी जी कहते हैं हर बार कि हम चूहों के साथ थोड़ा सा अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, और उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके वो पतले पतले चिप्स काटते हैं। स्वामी जी का फेवरेट वर्ड्स है कि ऑर्गन्स फिक्स करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, एक बारीक बारीक स्लाइड्स बनाते हैं। कुल 28 अलग अलग ऑर्गन पे हमने काम किया। आप जो फोटो देख रहे हैं, ये एक एक ऑर्गन के फोटो हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उनके नाम लिखे हुए हैं, लिवर, सेरिब्रम, लंग्स, किडनी, हार्ट। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो कंट्रोल एनिमल्स हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसके बाद 1000 मिलीग्राम पर केजी तक मेल फीमेल दोनों के सब ऑर्गन्स में चेक किया और पाया कि कोई भी कैसे भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पाए गए। द ड्रग इज कंप्लीटली सेफ, एंड दैट वी आल्सो पब्लिश्ड इन द ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी that shows that coronil is a safe drug for any clinical use, and that came in the press as well. ये भी काफ़ी अच्छा टॉक्सिकोलॉजी का बड़ा जर्नल है, टेलर फ्रांसिस ग्रुप का है और 4 इम्पैक्ट फैक्टर का। नाउ हियर कम्स केमिस्ट्री। जब आपने दवा तो बना ली, आपने सेफ बता दिया, पर इसके अंदर है क्या क्या।
वो देखने के लिए आपको हाई एंड केमिस्ट्री करनी पड़ती है। और जो हमारी केमिस्ट्री की टीम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टीम है, वो बहुत तेज़ी से इस पर जुटी रही। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी HPTLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, एंड ये थोड़ा सा लंबा नाम है, इस कॉल्ड UPLC क्यूटॉफ। बेसिकली ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो उसके अंदर नोन नहीं है, वो भी हम ढूंढ लेते हैं, जिसके बारे में स्वामी जी हर बार कहते हैं कि हम पे एक ऐसी मशीन है कि आप थोड़ा कंपाउंड डालो तो बता देती है इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड मिले हुए हैं। वो भी हमने कोरोनल में टेस्ट किए, इन सबको ज्वाइन किया और बहुत सारा डेटा जनरेट किया और पाया। ये आप देख रहे हैं HPTLC डेटा, और पाए के बैच टू बैच कंसिस्टेंसी थी, और जो मेन कंपाउंड हम देख रहे थे वो सब इसके अंदर पाए गए। HPLC में हमको डिफाइन कर पाए कि जो भी कंपाउंड्स थे वो कितने थे, वो हमने ढूंढ लिए। और बहुत सारे कंपाउंड जो अननोन हैं, जिनके बारे में कोई लिटरेचर में इंफॉर्मेशन थी नहीं, उनको हमने अगली स्लाइड में यहाँ देखा। क्यूटॉफ के अंदर कुल मिला के हमें पाए 44 कंपाउंड्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और ये हम यहीं नहीं रुके, क्योंकि तब तक कोरोनल की फॉर्मुलेशन हो चुकी थी। हमने कोरोनल के 25 अलग अलग कमर्शियल बैचेस लिए और सब बैचेस में ये एक्सपेरिमेंट किए और दिखाया कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वो कंसिस्टेंट है। मतलब जो हमारी फॉर्मुलेशन हो रही है, जो टीम बना रही है पदार्थ में बैठ के, वो ड्रग्स को राइट डायरेक्शन में उसी अनुपात में बना रही है और फाइटो कंपाउंड उतने ही प्रेजेंट हैं। और ये सब फाइनली जर्नल ऑफ सेपरेशन साइंस में पब्लिश हुआ। अब इसमें सबसे अच्छी फाइंडिंग क्या है? किसी जर्नल के फ्रंट पेज पे कुछ डेटा का जाना बहुत बड़ा माना जाता है, और आयुर्वेद के क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोरोनिल एक आयुर्वेद की पहली औषधि है जो किसी जर्नल के फ्रंट पेज पे गई है। और जो आप देख रहे हैं, क्योंकि उनको डेटा इतना अच्छा लगा था, उन्होंने कहा कि क्या हम अपना डेटा उनके फ्रंट पेज के लिए दे सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमने आज बिल्कुल शुक्रगुजारी के साथ, आप प्लीज़ इसको पब्लिश कीजिए। तो उन्होंने पब्लिश किया, और ये लास्ट ईयर का पेपर है जो इस जर्नल के फ्रंट पेज पे आया है। थैंक यू। नाउ थोड़ा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन कोरोनल को लेके। इसमें सेम क्वेश्चन कि भाई ऊपर जो आप देख रहे हैं टाइटल, वो एक प्रश्न है जो पूछा गया, हाउ विल कोरोनल प्रिवेंट SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन को रोकेगा तो कैसे रोकेगा। और ये जो आप पाथवे देख रहे हैं, ये बता रहा है कि इन्फेक्शन होता कैसे है। ऊपर जो आप गोल गोल अच्छा सा वायरस देख रहे हैं जो एक सेल के अंदर जाता है, अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को हाईजैक करता है, अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बनाने लगता है और साइटोकाइंस को रिलीज करता है। बेसिक फंक्शन इसकी यही है, जो पूरा डिटेल स्लाइड्स हैं। इनके अंदर हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, जो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि कोरोनिल इन तीनों स्टेजेस में, जो एक वायरल रिप्लिकेशन, मेटा अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड हाई एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन तीनों में कहीं भी कोरोनिल काम कर सकता है। क्योंकि हमें तब तक पता नहीं था कि कहाँ काम कर सकता है। उस हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट ये रहे। उनके लिए टेक्निक कौन सी यूज़ रही, वो ये रही। एलाइजा किया बायोकेमिस्ट्री के थ्रू, सूडो वायरस बना के उसकी एंट्री की, और फिश वाला एक्सपेरिमेंट भी किया। इन विट्रो बायोलॉजी, जैसे मैंने कहा, जो आप एक ऑर्गेनिज्म के बाहर काम कर रहे हो इन विट्रो, और जो सेल्स के अंदर के बाहर आप एक एनिमल में काम कर रहे हो इन विवो। अब जैसा एक अच्छी सी स्टोरी आपने फिश के बारे में सुनी, वैसी ही एक स्टोरी सूडो वायरल एंट्री को लेके है, और वो भी मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो वो भी एक थोड़ा चैलेंज है, और रिसर्च के लिए ऐसे चैलेंजेस बहुत कॉमन है। मेरे जो पोस्ट डॉक गाइड हैं बाबरा एलिक, जिनके सामने पोस्ट डॉक किया, वो एक बात बड़ा अच्छी कहती थी। उनका कहना बड़ा सही था। उनका कहना था कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो और आपके सब एक्सपेरिमेंट काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो। उनका ये कहना था कि अगर आपके पास फेलियर्स हैं, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो, आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ आज तक कोई गया ही नहीं, और इसीलिए आपके पास फेलियर्स आ रहे हैं। वो फेलियर्स नहीं है, वो फेलियर्स एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपका पाथ आगे अच्छा होने वाला है, डोंट गिव अप। और ये बड़ा अच्छी सी बात थी, और उसका एग्जाम्पल ये रहा जो हम बात कर रहे हैं सूडो वायरल एंट्री की। अब जैसे अगर हम देख रहे हैं कि वायरस की एंट्री सेल के अंदर हो रही है, उसको नापने के लिए हमें एक पूरा वायरस चाहिए, तभी तो नापेंगे। जैसे दरवाजे के अंदर कोई आ रहा है, कोई आंतुक चाहिए ना आने के लिए। अब हम वायरस पे काम कैसे करें। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब वायरस पार्टिकल को देखना ही रिस्क था, कहीं देखते से ना हो जाए। हैंडल करना तो बहुत बड़ी बात थी। रिसर्च के लिए वायरस पार्टिकल कहीं मिल नहीं रहे थे, क्योंकि जब आप इंसानी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं तो वायरस कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सब फ्लाइट्स बंद हैं। और इंडिया में जहाँ भी वायरस आइसोलेट हुए थे, वो हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी में रखे हुए थे, क्योंकि ये वायरस के अपनी प्रॉब्लम भी हैं।
तो इनको आपको बायो सेफ्टी लेवल 3 या 4 में हैंडल करना होता है और पूरा स्पेस सूट पहन के इनको हैंडल करते हैं आप। जो साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं वो 10-10 दिन तक घर नहीं जाते और बहुत ही अलग टाइप के कपड़े पहने रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट को भी इन्फेक्शन हो गया था जो उनको हैंडल कर रहे थे यूएस में। फिर हम यहाँ कैसे काम करें? हम आयुर्वेद में काम करते हैं। जो मॉडर्न साइंस वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि हम उस लेवल का काम नहीं करते जिस लेवल का वो करते हैं। उनके अंदर अपनी सूडो सुपीरियरिटी वाली फीलिंग रहती है कि साहब हम ही हैं। तो अच्छी बात है, उनको प्रणाम है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये था कि हम फिर यहाँ क्या करें, हमें भी तो काम करना ही था। तब इसमें थोड़ा सा हमने अलग तरीके से चीज़ों को सोचा और इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारी माइक्रोबायोलॉजी की हेड है डॉक्टर स्वाति हल्दर जी, उनको जाता है। तो एक बार उनके लिए ताली बजा लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास कोविड वायरस नहीं है पर कोविड वायरस के बाहर की स्पाइक प्रोटीन है जिसकी वजह से वो एंटर करता है, जिस पर हमने फिश पे काम किया हुआ था। पूरा इंटैक्ट वायरस नहीं है। तो हम क्यों ऐसा करें कि कोई और वायरस पकड़ें जो ह्यूमन वायरस है पर जो इन्फेक्टिव नहीं है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, वायरस का बड़ा कुनबा है। कुछ 6-7 हज़ार टाइप के वायरस हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। कोविड भी उनमें से एक है। आरएनए वायरस है, इसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। तो ऐसा कोई हम एक आरएनए वायरस पकड़ें, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करें, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग करें, वायरस को तोड़ें, उसके अंदर अपने मतलब के जीन्स डालें और उसके बाहर SARS-CoV-2 वायरस की बाहर की कोटिंग कर दें। ऐसे करके हमने क्या किया, जो अंदर का उसका खोल है वो दूसरे वायरस का है पर बाहर जो सरफेस पे प्रोटीन्स हैं वो SARS-CoV-2 वायरस के हैं। अगर हम ऐसा बना लेंगे तो एक वो सूडो नकली कोविड वायरस तैयार हो जाएगा पर उसकी एंट्री का मैकेनिज्म वही होगा जो असली कोविड वायरस का होता। इस हाइपोथेसिस के साथ उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और इसके लिए बहुत सारे रिएजेंट जरूरत पड़ती है क्योंकि वायरस दिखता तो है नहीं कि साहब ये रहा वायरस, इसका ढक्कन हटा के एक और लगा लें। आपको मॉडिफाई करना पड़ता है और चूंकि वायरस डेड पार्टिकल्स हैं, ये हमारे नॉर्मल सेल की तरह जिंदा नहीं रहते। इनको जिंदा रहने के लिए एक सेल चाहिए, एक होस्ट चाहिए। तो ये होस्ट के अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तभी आप और बना सकते हो। तो ह्यूमन किडनी सेल्स का इस्तेमाल करके हमने उन सूडो वायरस को जनरेट किया जिनके ऊपर हमने SARS-CoV-2 वायरस की कोटिंग कर दी थी। और वो कोविड वायरस, सूडो कोविड वायरस, एक अच्छे टूल, एक अच्छे हथियार की तरह हमारे लिए उपलब्ध थे जिनको हमने यूज करके बताया कि उनकी एंट्री सेल्स के अंदर कोरोनल कंट्रोल करता है। और वो फाइंडिंग अगली स्लाइड में दिखाते हैं आपको। ये देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। सूडो वायरस में थोड़ा बाद में आएंगे। ये चीज़ बड़ा अच्छी सी थी, ये भी बड़ा अच्छा है। ये हैं, जब हम बात कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट है हमारे मार्च से लेके अप्रैल 2020 के। जब इंडिया में सिर्फ एक ही टाइप का कोविड वायरस था। वो जो म्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं वो बाद में आने शुरू हुए थे कि कितने सारे म्यूटेंट हैं। तब अफ्रीका में और यूके में 2 म्यूटेंट आ चुके थे और लकीली उनके भी स्पाइक प्रोटीन कमर्शियली अवेलेबल थे। तो आचार्य ने कहा कि ये जो म्यूटेशन बाहर हो रहे हैं ना, वो इंडिया में भी होंगे। अच्छी बात है साहब, बिल्कुल उम्मीद है। तो बोले उन सबको भी मंगाओ। तो हमने फिर वो वाले म्यूटेंट कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन मंगाए और देखा क्या उनके अंदर का जो इंट्रैक्शन है क्या वो भी कोरोनल कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ एक वाइल्ड टाइप नहीं, 2 और म्यूटेंट मंगाए और देखा कि क्या वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कोरोनल मॉडिफाई करेगा। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 3 आपको ग्राफ देख रहे हैं, तीनों अलग अलग म्यूटेंट्स के हैं और हर एक म्यूटेंट का, कोविड वायरस के म्यूटेंट का इंट्रैक्शन SARS-CoV-2 के उस म्यूटेंट का ACE2 के साथ डोज डिपेंडेंट तरीके से कोरोनल बंद किया। और ये अच्छा फाइंडिंग था क्योंकि ये थोड़ा सा वक्त से पहले था। इंडिया उस वक्त तैयार भी नहीं थे कि हमारे पास ऐसे म्यूटेशंस आएंगे, पर हमारे पास डेटा था, वो ये बता रहा था कि अगर आएंगे तो कोरोनल को झेल लेगा। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि ये म्यूटेंट्स हैं, ऐसे कोरोनल ने इनको कैसे कंट्रोल किया। उसके बाद अगर हम इन्हीं म्यूटेंट्स को ह्यूमन लंग सेल्स के ऊपर डालें तो एक बड़ा क्लिनिकल मार्कर है जो पेशेंट्स में पाया गया, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, वो ये था उनके अंदर बहुत सारे साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं। जैसे स्वामी जी भी कई बार कह रहे थे उस दौरान, साइटोकाइंस का तूफान। साइटोकाइंस एक तरीके के स्ट्रेस मॉलिक्यूल होते हैं जो एक सेल सिक्रीट करता है और सेल्स को बुलाने के लिए कि भाई मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरी मदद करो। तो वो जो साइटोकाइंस हैं उनका अगर ओवर सिक्रीशन हो तो उसकी वजह से भी लंग्स में दिक्कत आती है। तो अगर हम साइटोकाइंस का लेवल कम कर देते हैं तो बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। और बहुत सारी दवाइयाँ जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने यूज़ की थी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी थी, उनका मेन काम साइटोकाइन को ही कंट्रोल करना था। तो उन्होंने उसको रीपोजिशन करके बताया कि हो सकता है ये दवाइयाँ वहाँ काम करें।
उस तरीके से हमने भी देखा कि जब हम अलग अलग म्यूटेंट्स को ह्यूमन सेल्स के ऊपर डालते हैं तो क्या साइटोकाइंस का लेवल बढ़ता है? हाँ जी बढ़ता है, सबको यहाँ बढ़ता दिख रहा था। और जब उनको कोरोनिल से ट्रीट करते हैं तो क्या वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होता है? और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जो 3 बड़े साइटोकाइंस हैं IL-6, TNF अल्फा और IL-1 बीटा, इन तीनों का सिक्रीशन कोरोनिल ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया, जो आपको नीचे बार के तौर पर दिखाई दे रहा है। और इन सब के बाद हम आगे लौट के अपने सूडो वायरस वाले एक्सपेरिमेंट में, यहाँ आप जो देख रहे हो सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं सेल्स, वो ह्यूमन लंग सेल्स हैं। उनके ऊपर जब हमने सूडो वायरस को डाला तो सूडो वायरस सेल के अंदर चले गए। अब जब हम सूडो वायरस बनाए थे तो थोड़ा सा स्मार्टनेस भी दिखाई थे। क्या दिखाई थे स्मार्टनेस? हमने इन सेल्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए जो ग्लो करते हैं, जो चमकते हैं। आप ये समझिए कि अगर एक अंधेरे कमरे में कछुआ घूम रहा है तो उसको देखना बहुत मुश्किल है, पर आप कछुए के ऊपर एक मोमबत्ती जला देंगे तो जहाँ जहाँ जाएगा आपको दिखेगा, राइट? ऐसा ही हम वायरस के साथ किए। हमने इस वायरस के अंदर कुछ ऐसे जीन्स डाले जो ग्लो करते हैं, जो ल्यूमिनिसेंस दिखाते हैं, और फिर जिस जिस सेल के अंदर वो जाएगा, अगर उस सेल के अंदर ल्यूमिनिसेंस है मतलब कछुआ कमरे में है ना, तो बस हमने वही देखा और पाया कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस थी उतने ज़्यादा वायरस सेल के अंदर थे। और जब उन सेल्स को हमने ट्रीट किया कोरोनिल से अलग अलग डोज के साथ, तो डोज डिपेंडेंट तरीके से वो ब्राइटनेस कम हुई, मतलब कि वायरस का इंटरलाइजेशन सेल के अंदर कम हो गया था। जो आपको सबसे नीचे जो गोल घेरा बना हुआ है वो पिंक कलर के जो ग्राफ्स हैं वो दिखा रहे हैं कि कोरोनिल ने 1, 3 और 10 माइक्रोग्राम पर ml की कंसंट्रेशन पे इन वायरस का एंट्री बंद किया था। और ये बहन जी रियली एक पहला फाइंडिंग था जो कोई भी हर्बल ड्रग ये दिखा पा रही थी। उस वक्त ये बहुत चैलेंजिंग था ये दिखा पाना कि आप वायरस की एंट्री कंट्रोल कर रहे हो। और जैसा पहली वाली स्लाइड पर दिखाए थे हम कि स्पाइक प्रोटीन ने बहुत सारे साइटोकाइन पैदा किए थे, इस सूडो वायरस ने भी बहुत सारे साइटोकाइन पैदा किए। जो आपको राइट हैंड साइड में बार दिख रहे हैं खड़े हुए, ये तीनों साइटोकाइन वही हैं, IL-1 बीटा, TNF अल्फा एंड IL-6। इन तीनों बढ़े हुए साइटोकाइन, जो लाल रंग का बार है बीच में वो बढ़ा हुआ साइटोकाइन है, ग्रीन कलर का जो है वो नॉर्मल सेल्स हैं। जब इसके अंदर सूडो वायरस चले गए तो साइटोकाइन बढ़ गए और बाद में कोरोनिल ने उसको डोज डिपेंडेंट तरीके से बंद किया। और ये सब फाइंडिंग फाइनली हमने पब्लिश किया जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च में, जिसने ये बताया कि वास्तव में कोरोनिल ये काम करता है। और ये कोरोनिल के टाइटल के साथ हमारा पहला पेपर था। उस दौरान जो जितनी हमें हीट मिल रही थी IMA से और काफ़ी सारे लोगों से, उन सब के लिए इस पेपर ने सांत्वना का काम किया कि जो हम काम कर रहे हैं वो वैलिडेटेड है, एविडेंस बेस्ड है, और हम दिखा रहे हैं कि दवा काम कैसे कर रही है। इस लेवल की फाइंडिंग मॉडर्न मेडिसिन की ड्रग्स के साथ भी नहीं थी। जो बात कर रहे हैं रेमडेसिविर की, वो इस मॉडल में काम नहीं किया था। रेमडेसिविर ने वायरस की एंट्री को इनहिबिट नहीं किया था, कोरोनिल कुड डू दैट। सो दैट वाज द बिग पॉइंट। और हम बता पाए कि जो मेजर कंसर्न है, जो एक क्वेश्चन है जिसका जवाब लोगों को चाहिए, वो ये रहा। और जब ये ऐसे पेपर छपते हैं, ये एक बड़ा जर्नल है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग 6 के आसपास है और इसका रिव्यू साइकिल बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें पब्लिश करना आसान नहीं रहता। पर इन जर्नल के जो हैंडलिंग एडिटर थे, रिव्यूअर थे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, 4-4, 5-5 पेज के क्वेश्चंस इनके आते थे। आप ये क्यों कर रहे हो, इसको डिफाइन करो, कोरोनिल को अपने आप में डिफाइन करो, हो सकता है इसके अंदर वो ड्रग्स नहीं है जो आप देख रहे हो। तो बैक एंड पे बहुत सारा काम किए, बट फाइनली टीम ने बहुत अच्छे से इसको उस तरीके से प्रेजेंट किया जैसा जर्नल वाले चाह रहे थे, और उस टाइम पे प्रेजेंट किया जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो रिसर्च में टाइम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम कब क्या कर रहे हैं और किस टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, वो उतना ही ज़रूरी है कि क्या किया। और जो हमारे PhD स्कॉलर्स हैं यहाँ, उनसे भी ये क्या बोलेंगे, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने PhD का काम भी टाइम के साथ कीजिए। आपके अपने अपने टाइमलाइंस हैं, आप उन्हें सेटअप कीजिए, टाइम पे क्वालिटी डिलीवरी करेंगे तो संस्था और आप बहुत आगे तक जाएंगे। जैसे दीदी ने कहा था कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स राइप होकर बाहर जाएं तो बहुत सारी कंपनियां वाले बाहर खड़े हों कि यहाँ से हम लोगों को सोर्स कर रहे हैं। दैट्स ए प्राउड फीलिंग। इट ओनली हैपन्स व्हेन वी मेक ए गुड प्रोडक्ट एंड यू आर द प्रोडक्ट। एंड हाउ यू गेट in the same form when you do a good quality at the right time. Righty? Okay, let's go to next slide now. To interrupt you, sir, how have you isolated those alveolar lung cells? Lung cells on this Alveoli. test. You mean to say alveoli? Alveoli lung cells. So alveoli lung cells are isolated easily, but you can also buy them commercially.
तो ह्यूमन एल्वुलर लंग सेल्स, लंग एपिथेलियल सेल्स आर कमर्शियली अवेलेबल। हमने जहाँ यूज़ किए ये वही हैं A549 सेल्स जो हमने अपने लैब में कल्चर करते हैं। तो वो काफ़ी सारे हैं और आई थिंक हमारे पास अभी लंग एपिथेलियम के कम से कम 16-17 सेल लाइन्स हैं। क्योंकि जब हम इस तरफ जा रहे थे तो आचार्य श्री और स्वामी जी का यही था अनुरोध कि कोई भी कोना छोड़ना का नहीं है, जो भी कर सकते हो सब करो, पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाओ। तो जो जो रिसोर्सेस हमारे पास थे, अमेरिकन लोगों के लंग्स के सेल्स, इंडियन लोगों के लंग्स के सेल, अफ्रीकन लोगों के लंग्स के सेल्स, ब्राज़ीलियन के लंग सेल्स, अलग अलग एज ग्रुप के, 60 साल के, 16 साल के, 6 महीने के, हर कुछ कमर्शियली अवेलेबल होता है। हमने वो सब प्रोक्योर किए और ये देखा कि जो फाइंडिंग हमारे पास हैं क्या वो स्पेसिफिक एक टाइप के लिए तो नहीं है। हमने दिखाया कि ऐसा नहीं है, ये हर तरफ काम कर रहे हैं। थोड़ा वेरिएंस है पर एटलीस्ट एफिकेसी लगभग बराबर आ रही है। एक प्रश्न और है सर, अभी जैसे आपने कहा था कि ज़ेब्रा फिश, ह्यूमनाइज्ड ज़ेब्रा फिश बनाई गई तो उसमें स्विम ब्लैडर्स के अंदर सेल्स को ट्रांसफॉर्म किया गया, तो नेचुरली जो उस फिश का स्विम ब्लैडर से रिलेटेड वर्क था वो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ उससे, उसका फंक्शन? स्विम ब्लैडर का साइज ये मान के चलिए आप होता होगा कितना मानिए लगभग 8 mm के बराबर है, इतना मोटा, राइट। और जो सेल्स हैं, सेल्स का साइज है माइक्रोन्स में, मतलब एक सेल्स की लेयर लगाने के बाद भी इतनी जगह होगी कि वो अपना पूरा काम आराम से कर सकते हैं। अगर दिक्कत होता तो फिश सर्वाइव नहीं करती ना। जो 800 फिश बनाए हैं दे वर नॉर्मल फॉर बिहेवियर। जैसे अभी बात कर रहे थे हम दीदी से कि हम वैलिडेशन करते हैं कि ह्यूमनाइज फिश जनरेशन में क्या उस प्रोसेस का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, वो सब नॉर्मल थे, उनके बायोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मल थे, वो आराम से ब्रीड भी कर रहे थे। हम तो एक्चुअली थोड़े ग्रीडी हो गए थे, हम थोड़े से लालची हो गए थे। हम क्या सोच रहे थे कि हमने जो सेल्स यहाँ ट्रांसप्लांट किए हैं अगर ये सस्टेनेबल रहें तो क्या हम इन्हें लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। एक आइडिया ये भी था कि क्या इनकी नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा प्रोन होगी सेल्स, इनमें सेल्स लगाने के लिए। और हमने ब्रीडिंग भी उनकी कराई, उनको भी फिर आगे सेल्स नहीं दिए पर इफेक्ट लगभग बराबर आ रहा था, तो हम उसी लेवल पर रुक गए थे। बट दैट शोज कि उनका रिप्रोडक्शन भी अफेक्टेड नहीं था, दे वर स्विमिंग नॉर्मली। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल अप देयर? कोई और सवाल किसी का? सर वन मोर क्वेश्चन। यस मैम। सर वो जो फिश थी क्या उनका एज फैक्टर फिट था कोई, मतलब उनकी एज जो है इतनी लिमिटेशन हुई जो फिश थी वो? हाँ, इनकी उम्र थी 15 दिन। हाँ। मछलियों की उम्र उतनी नहीं होती ना जितनी इंसानों की होती है, चूहों की भी इंसानों से कम होती है। मछलियाँ जनरली 35 से 40 दिन तक जिंदा रहती हैं। तो ये एडल्ट फिश थे जो 15 दिन की उम्र में थे ये। तो अभी हम वापस वहीं आते हैं जहां हम बात कर रहे थे कोरोनिल के इफेक्ट के बारे में। हमने ये भी दिखाया कि कोरोनिल साइटोकाइन तूफान को कम करता है। एक साइटोकाइन का तूफान ऐसा होता है जो एक अलग टाइप के साइटोकाइन दूसरे वाले साइटोकाइन को बुलाना शुरू कर देते हैं। तो हमने वो भी देखा जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक इवेंट, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर IL-6 को डालेंगे तो क्या IL-1 बीटा जल्दी आ जाएगा, या IL बीटा को डालेंगे तो IL-6 बढ़ जाएगा। उस केस में भी हमने पाया कि वास्तव में कोरोनिल डोज डिपेंडेंट तरीके से इनको भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद वी कम बैक टू द सेम ज़ीब्रा फिश मॉडल, और इस ज़ीब्रा फिश मॉडल में भी हमने ट्राई किया कोरोनिल को। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ना, जो गोल गोल बने हुए हैं 3, ये एक्चुअली ह्यूमन लंग सेल्स हैं जो स्विम ब्लैडर के अंदर ट्रांसप्लांटेड हैं। जो बीच में 8 शेप दिखाई दे रहा है ये स्विम ब्लैडर है पूरा, और इस स्विम ब्लैडर के अंदर ये जो आप गोल गोल देख रहे हो इसी की ये मार्फोलॉजी है। ये जो डॉट्स हैं ये ह्यूमन लंग सेल्स हैं जो इसके अंदर अपना घर बना चुकी हैं, और हर एक गोले के अंदर जो सेल है वो ह्यूमन सेल्स हैं। ये नॉर्मल है जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसमें कुछ सेल्स नहीं है, ये नॉर्मल पाए गए, ये ट्रांसप्लांटेड वन है। और जब हमने इनको कोरोनिल दिया तो उनकी क्या फाइंडिंग हुई, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ मूव इन कर गए, उनको हमने क्वांटिफाई किया और पता किया कि इन्फ्लेमेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से वहाँ कम हुआ था। और ये सेम फाइंडिंग जो आपको पहले बताया था इस बार कोरोनिल के साथ, अलग अलग डोज के साथ, और ये पाया कि वास्तव में फिश का बुखार भी कम हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में हमने डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉयड है जो मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ किया जाता है उसको भी इस्तेमाल किया, और ये देखा कि डेक्सामेथासोन का जो इफेक्ट है और कोरोनिल का जो इफेक्ट है वो कंपैरेबल था। जबकि डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। कोरोनिल सेफ, कंप्लीटली ट्रीटेबल ड्रग है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, वो भी सेम तरीके से काम किया। बहन जी
नाउ सेम फाइंडिंग है, मैं क्विकली आगे चलता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया, बट ये है कि ये जो फाइंडिंग्स थी वो हमने मॉलिक्यूल्स में पब्लिश किए और बताया कि कोरोनिल ज़ीब्रा फिश मॉडल में भी अच्छे से काम कर लेता है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट, क्लिनिक्स में क्या होगा, आदमियों को देंगे जिनको, जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हो चुका है, वो कैसे काम करेंगे, उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। रैंडमाइज क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स विच यू डू, जहाँ पे आप पेशेंट्स लेते हो, एक ग्रुप बनाते हो जिसमें आपको दवा देते हो, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हो जिसमें दवा जैसे दिखने वाली गोलियां देते हो जिनको प्लेसिबो कहते हैं, और देखते हैं इन दोनों के अंदर में क्या अंतर आया। और इसके अलावा दूसरा हमने ऑब्जर्वेशनल ट्रायल किया, जो हमारी बहुत सारी टीम है, भाई राकेश जी जो आपकी बारी एक टीम है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की जो पूरे इंडिया में है, उनकी हमें बहुत हेल्प मिली। गुजरात में जो एक टीम है उन्होंने इन दवाइयों के वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ से हमने डेटा इकट्ठा किया और बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने कोरोनिल और सोसारी लिया वर्सेस जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल दवाई ली थी उनमें कैसे फाइंडिंग आए। उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल क्लिनिकल ट्रायल। और पहला वाला जो कंपोनेंट है वो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल, जो उन पेशेंट में किया गया जो भर्ती थे हॉस्पिटल में जिनको कोविड RT-PCR पॉजिटिव पाए गए थे। और ये जो हमने फाइंडिंग की थी, अच्छा एक और बात, ये बड़ा अच्छी सी बात है, जो हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं और जो खैर नॉर्मल भी करते हैं रिसर्च, इन सब के कुछ ना कुछ रेगुलेटरी पैरामीटर्स होते हैं। मतलब जो काम है उसका कहीं ना कुछ रेगुलेशन होगा, कुछ नियम है जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आपको एथिकल कमेटी से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद उसको आपको CTRI में, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। कोरोनिल के जो हमने काम किए थे वो हमने CTRI के थ्रू किए थे, और ये बड़ा एक सुखद वाली फीलिंग आई थी जब हमने देखा था कि WHO की वेबसाइट पे हमारा ये ट्रायल लिस्टेड था, कि वो ये दिखा रहे थे कि जो हम ट्रायल कर रहे हैं वो उनकी जो रजिस्ट्री है, ऐसा बोलते हैं इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म, उस पे हमारा वाला क्लिनिकल ट्रायल लिस्टेड था। इसका मतलब उसके बारे में WHO अवेयर थे, और जो हम ट्रायल कर रहे थे वो भी उस पर निगाह रखे हुए थे कि ये जो काम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँच गया है। और फिर ये कुछ ट्रायल के आउटपुट्स हैं, मतलब डिज़ाइन है, हमने क्या किया और कैसे किया। मैं तुरंत से यहाँ लेके जाता हूँ ये बताने के लिए कि ये जो ट्रायल जो हमने जयपुर में किया था, कि ऐसे लोग जिन्होंने कोरोनिल और स्वसारी और उसके अदर कंपोनेंट नहीं लिए थे वो भी ठीक हो रहे थे, क्योंकि पेशेंट्स ये एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे, पर उनके ठीक होने की स्पीड कम थी। 7 दिन के अंदर हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप के 100% लोग ठीक हो गए थे और नॉर्मल ग्रुप के 60% ठीक हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छी फाइंडिंग थी कि जो ट्रीटमेंट बेनिफिट्स थे वो काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। इसके अलावा, ठीक होने के अलावा, आपने देखा साइटोकाइन के रेस्पॉन्स उन ह्यूमन में कैसे थे, सीरम के CRP लेवल जो मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के वो कैसे थे, क्योंकि दीज आर ऑल सेकेंडरी पैरामीटर। और रिसर्च में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरामीटर फिक्स करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी था वो पेशेंट्स का नॉर्मल होना था, सेकेंडरी है कि जो आपके साइटोकाइन रेस्पॉन्स हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन रेस्पॉन्स हैं, वो कितने मॉडिफाई हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ग्रुप में भी 12 गुना कम CRP पाया गया, ट्रीटमेंट ग्रुप में 20 गुना कम TNF अल्फा पाया गया, जो साइटोकाइन के मार्कर थे जो हम सेल बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में देखे थे। तो जो हमारी फाइंडिंग थी इन विट्रो बायोलॉजी की, इन विवो बायोलॉजी की, वो वैसी ही हमें ह्यूमन्स में मिली, और जो एक अच्छा ट्रांसलेशन मार्कर है कि जिस तरीके से हम रिसर्च प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, सेल से लेके एनिमल तक और एनिमल से लेके ह्यूमन तक जो मार्कर्स थे वो कंजर्व रहे, कि हमारा जो पाथ था वो क्लियर था और हम हर चीज़ एक ही तरीके से फॉलो कर रहे थे। ये हमने फाइंडिंग पब्लिश की थी फाइटोमेडिसिन में, जो अगेन आयुर्वेद की किसी भी ड्रग का पहला क्लिनिकल ट्रायल था जो कोविड पब्लिश हुआ था। मतलब आयुष मिनिस्ट्री भी बहुत सारा उस दौरान काम कर रहे थे, उनका भी एक ड्रग आने वाला था आयुष 64 करके, उनका डेटा इकट्ठा होना शुरू हो गया था। बाय द टाइम वो इकट्ठा करके कंपाइल करते हमारा पेपर प्रेस में था। सर, दैट वाज अ बिग थिंग। ये पेपर को मैं अभी मेटा एनालिसिस में फोकस कर रहा था। मूल रूप से 2 पैरामीटर है, TNF अल्फा और हाई सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन। इसके जो ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट है वो ग्राफ से डिपिक्ट किया गया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने में हमें बड़ी दिक्कत हुई। आप मेन रिसर्चर अथर यहाँ पर हैं, प्रेजेंटेशन हो रहा है, कृपया आप बता सकते हैं TNF अल्फा और हाई सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन। थैंक तो यू। वो आपको इस ग्राफ में पीछे दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं ना इधर, ये डेटा, ये आपको दिख रही वैल्यूज, ये पूरा ग्राफ बता रहा है कि कितने उनके वैल्यू थे। फॉर एग्जांपल प्लेसिबो ग्रुप में हाई रिएक्टिव CRP वाज क्लोज टू 19 एंड दैट गेट डिक्रीज्ड टू वैल्यू ऑफ 2, दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। अगर आपको अगर डिटेल टेबल्स चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो हमने अहमदाबाद में की थी, और ये पाया कि ऐसे लोग जिन्होंने नॉर्मल दवाएं ली थी और ऐसे लोग जिन्होंने नॉर्मल के साथ हमारी दवाइयाँ भी ली थी, उनका रिकवरी रेट फास्टर था। ये भी फाइनली वी पब्लिश इन जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन। नाउ अगला पॉइंट जो आता है बहन जी, वो थोड़ा ये है कि जो लोग कोरोनल ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्या उनको अच्छा लग रहा था? मतलब जो ऐसे वाले स्ट्रेस में थे, कोरोना लेने के बाद क्या वो थोड़े से खुश हो गए थे? तो बेसिकली वी वांट टू मेजर कि ऐसे लोग जो कोरोनल खा रहे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना है। उसके लिए हमारी क्लिनिकल टीम ने एक साइकोसोमेटिक रिसर्च की और ये पाया कि ये डेटा यहीं का है हमारी फैसिलिटी का, उस दौरान कोरोनल किट का इस्तेमाल कर रहे थे। 367 हमारे पास कुल ऐसे पार्टिसिपेंट थे और ये पाया कि जिन लोगों ने कोरोनल किट लिया था, उनसे पूछा गया कि अगर आपको कोविड हो जाए तो आपको डर कितना लगेगा, तो उनका ये कहना था कि अगर हमारे पास कोरोनल है तो डरने की बात नहीं है। ऐसी फाइंडिंग हमने पाई थी और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा था, उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम थी और वो खुश थे कि अगर कुछ हो गया तो कोई ना कुछ दवा है जो हमें संभाल लेगी। तो ये फाइंडिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हम जो मार्केट के लॉन्च के बाद वाली सिचुएशन है उस पर भी काम किए थे एंड ट्राई टू शो कि ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं और लोग सेटिस्फाइड हैं। इसको हमने नाम दिया था सेटिस्फैक्शन कोविड सर्वे, जो पेशेंट प्रेफरेंस एंड एडेरेंस में भी हमने पब्लिश किया था। और ये एक नई फाइंडिंग, ये इसके बारे में तो हम पब्लिश किया नहीं है। ये भी देखिए अगेन, ये भी थोड़े हाइंडसाइट हैं, थोड़ी दूरदृष्टि है। जब बहुत सारा हल्ला मच रहा था ओमिक्रॉन को लेके, तो जिस दिन पहला न्यूज़ आया ओमिक्रॉन का, आचार्य जी फ़ोन किए, हमारे पास ओमिक्रॉन है, हमारे पास ओमिक्रॉन नहीं है। बोले तुरंत मंगाओ और देखो कि ओमिक्रॉन के ऊपर कोरोनल काम करेगा नहीं करेगा। अब तब तक ये आ गया समझ में कि ओमिक्रॉन उतना दुखी करने वाला वेरिएंट नहीं है, बट आचार्य जी बस इंसिस्टेंट, ट्राई करो और ये बताओ क्या हो रहा है। लकीली ओमिक्रॉन का हमें रिएजेंट मिल गया, हम मंगाए और रिजल्ट सामने है कि जैसे ही ओमिक्रॉन को चेक करते हैं कोरोनल के साथ, कोरोनल उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। इसकी नौबत नहीं आई, पर एटलीस्ट ज़रूरत पड़ती तो हम तैयार थे कि जो कोरोनल का अगर हम यूज़ करेंगे तो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोविड का, वो भी हम काबू कर पाएंगे। एंड दैट वाज अ वेरी गुड फाइंडिंग, क्योंकि एक नया फाइंडिंग अभी हम होल्ड किए बैठे हैं। होपफुली कभी होगी ज़रूरत, भगवान का ज़रूरत ना पड़े, तब भी ऐसा इसको इस्तेमाल कर लेंगे। सो नाउ हम उसी स्लाइड पर वापस आ गए जहाँ शुरू में थे। What a well-planned scientifiक research can achieve for you. What we can do? We can in this whole process, ये पूरे एक साल के काम में हमने देखा, आचार्य जी और स्वामी जी के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से हमने पाया कि आयुर्वेदा प्रोवाइडेड ए कोविड-19 मैनेजमेंट इन ए रिकॉर्ड टाइम। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, जो जनवरी 2020 से शुरू करके दिसंबर 2020 तक गए, इतने सारे काम इतने हाई स्पीड पे, इतने हाई क्वालिटी के, विद अ गुड क्वालिटी पब्लिकेशन। कोरोना के ऊपर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुल 26 पेपर पब्लिश किए हैं और सब हाई इम्पैक्ट जर्नल में। दैट्स हाउ द रिसर्च हैज़ टू मूव अहेड। और ये बताने के लिए कि आप लोग जो भी काम करेंगे पीएचडी स्कॉलर्स, आपको थोड़ा सा अपना विजन दूर तक रखना है। इसमें बहुत सारे ऐसे काम थे जो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे थे, पर थोड़ा रास्ता बदलते हैं तो रास्ता मिल जाता है। तो आप हतोत्साहित मत होइए। और जैसा अभी दीदी ने कहा था कि वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1000 लोग रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, वो मोटिवेशनल का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक अच्छाई ये है कि आपके पास वर्ल्ड क्लास मोटिवेटर्स हैं। लोग जिनसे मिलने जाते हैं मोटिवेशन के लिए, वो आपके पास आते हैं आपको मोटिवेशन देने। तो आप उस संदर्भ में बहुत लकी हैं। आपको आशीर्वाद, प्रवचन, शुभकामनाएं हर एक मौके पे मिलती रहती हैं। तो आप उनका लाभ उठाएं, मोटिवेटेड रहें और एक्सपेरिमेंट को, रिसर्च को उस तरीके से करें जो आपको आगे लेके जाए। कल के मुकाबले आज आप थोड़ी से आगे हों, परसों और आगे हों, तो कभी नहीं रुकेंगे। चाहे छोटा सा प्रयास हो, पर होना रोज चाहिए। नाउ आई कम टू माई लास्ट स्लाइड। ये हम आगे चले जाते हैं। ये दीज आर जस्ट नॉट नीडेड थिंग। सो ये आज की मेरी समरी है और मैं क्विकली 4-5 लाइनें बोल देता हूँ। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया मेरे से, मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया था। पर यह है कि सॉल्व द राइट प्रॉब्लम इन द राइट वे। एक जो भी राइट प्रॉब्लम है उसका राइट सॉल्यूशन होता है और उसका तरीका सही होना चाहिए, चाहे टाइम कितना भी लगे। एंड जो दूसरा पॉइंट है जो मेरा फेवरेट है, वो ये है, लुक फॉर द प्रॉब्लम ड्रिवन सॉल्यूशन, नॉट फॉर द सॉल्यूशन ड्रिवन प्रॉब्लम। मतलब इसका क्या हो गया
कि आप उन समस्याओं को ढूंढें जिनका सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो ऐसी एक समस्या हो। उल्टा नहीं करेंगे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उससे जुड़ी हुई समस्या जो ढूंढ रहे हैं। रिसर्च का एक वो बहुत शॉर्टकट होता है कि देखो मेरे पास ऐसा रिस्पॉन्स है, चलो अब इसके लिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है, हम फिर उतना आगे नहीं बढ़ते। तो वी नीड टू गो फॉर दिस एटीट्यूड कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी आर देयर टू सॉल्व इट एंड वी विल डू इट, और वो पक्का होता है। और जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मैं अभी सुबह दीदी जी ने कहा था, एक शब्द बताए थे, मैं इसलिए लिख लिया था, सर्व समावेशी विद्या, वो यहाँ दिख रही है। ए बैलेंस बिटवीन विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द रिसर्च। मतलब आप जो चीज़ समझते हैं, जितनी ज़्यादा विद्याएं आपको आती हैं, वो आपकी विड्थ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्या आनी चाहिए। जैसे डी जी ने बताया था कि श्री रामचंद्र जी को पुल बनाना भी आता था और झोंपड़ी बनानी भी आती थी, वो सब विद्याएं थी, कभी उन्होंने सीखी होंगी, उसका इस्तेमाल किया उन्होंने जब मौका मिला, तो वो आपकी बिर्थ है। उस बिर्थ को तो बना के रखिए, पर एटलीस्ट एक या दो फील्ड में आप डेप्थ भी बनाइए, आप एक्सपर्ट बनिए। तो वो बहुत जरूरी है कि बिर्थ और डेप्थ के बीच का बैलेंस जो है, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। और जो हमारे एक नोबल लॉरिएट रहे हैं इंडिया से, चंद्रशेखर जी, उनका बड़ा सही कहना था, ए जर्नलिस्ट नोज नथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ओवर जनरल है, जिसकी बिर्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसको हर किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसके पास डेप्थ नहीं है। और ऐसा इंसान जिसके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसको आप स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसे सब कुछ के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसके पास बिर्थ नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस बना के रखना है कि हम डेप्थ भी रखें और बिर्थ भी रखें। जब गहराई में जाएं तो ऊंचाई भी हमें दिख रही हो, वो उतनी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो ए ब्लूप्रिंट बट बी फ्लैक्सिबल। दैट मीन जो अपने आप टाइमलाइन बनाएं, उसको आप डेडिकेटली फॉलो करें, पर ज़रूरत पड़े तो उसको मॉडिफाई भी करें। ऐसा ही नहीं है कि बस एक तरफ दीवार में धक्का ही लगाते जाना, दीवार हटेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर दीवार सामने आ गई है तो बाईपास भी लिया जा सकता है। रास्ता मतलब हमारा उद्देश्य दीवार पार करना है, दीवार तोड़ना नहीं। तो ब्लूप्रिंट को भी आप मॉडिफाई करें, तभी आगे पहुंच पाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सीखा हूं, वो ये है कि कभी कभी सालों का काम सिर्फ एक दिन में आपको रिजल्ट देता है, एंड दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। हो सकता है आपको रिजल्ट आज ना मिले, पर कभी एक दिन आएगा, आपको लगेगा कि पूरा जो किया वो बिल्कुल सार्थक था और उसकी वैल्यू मैं आज देख रहा हूँ और देख रही हूँ। तो मतलब कि परसिस्टेंस इज क्रूशियल। एंड जो मैंने आपको पहले भी कहा था, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। जिस फील्ड से मैं पीएचडी किया हूँ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, जहाँ पे एक सेल्स के अंदर से करंट मेजर करते हो। हमारे ब्रेन, हार्ट और किडनी के अंदर ऐसे सेल्स हैं, में करंट फ्लो होता है। मैं पीएचडी में वो करंट मेजर करता था एक बहुत छोटे पाइपेट के साथ। तो उस करंट को मेजर करने के सक्सेस रेट जो हैं वो 15% होते हैं। जो दुनिया के बेस्ट पैच क्लैम्पर हैं वो 15% सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट पकड़ते हैं। मतलब 85% फेलियर नॉर्मल है। जब 85% नॉर्मल है फेलियर, आपके पास तो बहुत होप है। तो आप ये देखिए कि भाई फेलियर्स आर हैपनिंग, डोंट वरी अबाउट इट, इवन 10% फेलियर गोइंग टू टेक यू अहेड। जो भी आप करो, आप उसको रिकॉर्ड जरूर करो, ताकि आप उससे सीख पाओ कि आगे दोबारा आपको और आपके किसी और के साथी को वो दिक्कत ना आए। और अपना काम करो, उसको बिल्डअप करो, टेक द वर्क फ्रॉम अदर्स, उसके ऊपर बिल्डअप करो, और दूसरों को अपने काम पे बिल्डअप करने के लिए ओपन रहो। तभी एक तरीके से रिसर्च आगे बढ़ती है। रिसर्च प्रोग्रेस इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव, इट कांट हैपन वन पर्सन इज डूइंग इट एंड दे आर गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव। तो वो थोड़ी होर्डिंग वाली कैपेबिलिटी आती है कभी कभी, स्पेशली पीएचडी स्कॉलर्स में और कभी कभी पीएचडी सुपरवाइजर्स में, दैट वी हैव टू स्टॉप। It is actually a work in progress that go in the accumulation. Once we do it, we do fantastic thing. And of course, I really are thankful for Ashirwad from Swamiji and Acharji, Team PRI, Team Patanjali, and Team Discipline. And I'm ready to take any questions and answer if someone has it, and if not, pradam for you. So thank you very much. You have been fantastic. I have a question. Yes, sir. Please. See, a lot of variants in a daily in the newspaper. बहुत सारे कोविड का वेरिएंट्स रिपोर्ट कर रहा है। हाँ सर। और उसका अप्रोप्रिएट मेजर्स भी साइंटिस्ट लोग कर रहा है इसका। नाउ ए अल्टरनेटिव मेथड लाइक काउंटिंग द सेल्स, सी लाइक वी काउंट द ऑर्डिनरी नंबर्स, लाइक दैट कैन वी काउंट द सेल्स इन द बॉडी when it is affected by the COVID virus?
before and after, like we count the radiation in the GM counter, like that any cell counter is there when the disease affected by the people? Sir, cell counter, Or radio immunoassay, what we call. you can do a cell counting if the cells are in suspension. That means to count a cell should be in a liquid state. So in a living organism, if you want to count a cell, the person need to get dissolved in some liquid. You get my point? So it is practically not possible to count each and every cell of a human being, but you can count the cells from a tissue. If someone give a biopsy sample, you can count how many cells are there. That is possible, and you can then calculate how many cells are infected with the virus if you have the right tools for it. For example, the tools we talked about, कछुए के ऊपर मोमबत्ती, अगर ऐसा टूल वायरस में लगा हुआ है, and then you can see how many cells is having that light on. So those counts are possible. There are a lot of people who are doing it, and those are doable really. And we are doing with the animals. Now we start moving towards work with भस्मास, जो हमारी नई दवा है आयु प्राइम, जो सबसे महंगी है अब तक और बड़ा अच्छा काम भी कर रही है. उसके अंदर स्वामी जी ने सोना चांदी हीरा मोती चारों अच्छे से पैक किए हुए हैं और वो एंटी एजिंग की अच्छी दवा है. उसके अंदर चूंकि वो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, हम गोल्ड पार्टिकल्स को ट्रैक कर सकते हैं एक सेल के अंदर, क्योंकि नेचुरली इतना ज़्यादा गोल्ड सेल्स के अंदर नहीं होता है. तो जहाँ जहाँ हमें गोल्ड चेक करना है हम चेक कर लेते हैं. तो आजकल हम एंटी एजिंग मॉडल्स पे काम कर रहे हैं जहाँ एनिमल्स को आयु प्राइम देंगे तो उन एनिमल्स के किस सेल में कितना गोल्ड है वो हम नाप के बता देंगे. That is possible. That means in vitro assess it is possible. In vitro fully possible. Even in vivos are possible. One could do that. Thank you. Sir, please. क्योंकि बिहेवियरल स्टडी का भी इसमें रहा है रोल, तो मेरा जो एरिया है रिसर्च का बेसिकली इज अ इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ बर्ड्स विद अ सोशियो बायोलॉजी. Fantastic. तो जैसे आपको पता भी होगा अब तो, क्योंकि ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च, तो वल्चर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी इन अ पास्ट, और दे हैव शोन सम एबनॉर्मल बिहेवियर बिफोर द कंटामिनेशन बिकॉज द एक्युमुलेशन ऑफ द केमिकल्स इन अ बॉडी, Diclofenac. डाइक्लोरोफेनिक. Yes. तो अभी कुछ अर्बन बर्ड्स के ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, एंड सम ऑफ द लोकल बर्ड्स आर गोइंग टू बी वेनिशिंग इन अ वेरी फास्ट मोड. लाइक अगर आप बात करें तो मैगपाई रॉबिन है, हाउस स्पैरो है, रेड बेंटेड बुलबुल है, and some more warblers species, they are going dramatically declining, is going on. तो मेरा भी हाइपोथेटिकली ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई डेड कार्केसिस मिलता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ प्रेशराइजिंग द पॉपुलेशन, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बेसिकली कोई वायरस या कोई कंटामिनेशन हो किसी भी तरह का, तो अगर इस तरह का कोई डेड कार्केसिस मुझे मिलता है तो shall I get the support from the PRI to analyze the serum or a cell or the tissues of the birds just to get the exact. If you are looking for a chemical present in the body, yes, we can do that. You want to say how much diclofenac is there inside it, we can measure it and let you know. But if you say what are the environmental factor that has affected the bird, we can't help it because that is happened prior to the death of the animal. So just compound present in the body, manageable. Sure, sir. Thank you. Hello. Sir, please. So actually in silico docking studies, as far as I know, Gibbs free energy is also plays a very important role. So may I know how you calculated the Gibbs free energy? It's a part of the software package. You measure Gibbs free energy, you measure binding energy, you measure dissociation constant. Yeah. All three of them come together and that generate a single score for a given phytochemical for that reaction. And that the basis you segregate them. So it is in silico. It's Everything fully is in silico. That become your first driving point. I mean, from there you take how are you going to next. Can you do it experimentally? Can Of you course, very easily. Yeah. No problem. Biochemistry is all about it. You may be having Dr. Vinay Sharma sitting there. He will explain you more about it. Okay, तो जैसे आप भाई जी ने क्या रिक्वेस्ट तुलसी के बारे में, तो तुलसी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अलग टाइप का है. तो अश्वगंधा और गिलोय तो एक तरीके से डोर कीपर का काम कर रहे हैं, जहाँ कोविड वायरस के एंट्री को वो रोक रहे हैं. तुलसी क्या काम करती है? तुलसी के जो मेन कंपाउंड है स्क्लेट्रीन, वो क्या करता है कि जब वायरस सेल के अंदर आ गया और उस सेल की मशीनरी को वायरस हाईजैक कर लेता है और अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू करता है. उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन. एक वायरस की 150 कॉपी एक सेल के अंदर बन जाती है. जो हमारी खुद की सेल हैं वो अपना काम छोड़ के इस वायरस की बात मानते हैं.
जैसे कि हवाई जहाज का हाईजैक होता है ना, आतंकवादी बोलते हैं यहाँ लेके जाओ, वैसा ही वायरस हमारी सेल के साथ करता है। तो वो जो रिप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है जो वायरस खुद जनरेट करता है, उसको बोलते हैं RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। वो एक स्पेसिफिक एंजाइम है। तुलसी के 2 कंपाउंड उस एंजाइम को डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि अगर तुलसी वहाँ प्रेजेंट है तो वो एंजाइम कम हो जाएगा, वो एंजाइम कम हो जाएगा तो वायरस का रिप्लिकेशन बंद हो जाएगा। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर पहुँचने की जो इन्फेक्शन की साइकिल है वो तुलसी कंट्रोल करेगा। तो किसी इंसान को इन्फेक्शन है, अगर वायरस पहुँच गया तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा और दूसरों को भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स अ फाइंडिंग फॉर तुलसी।